गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? एक बार वॉइस बता दो, आवाज क्लियर आ रही है? आवाज आ रही है क्या? एक बार बता दो आवाज आ रही है कि नहीं। नमस्ते नमस्ते, खुश हो गया। आवाज आ रही है मेरी? वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है मेरी? तो देखो, हम लोग कल पढ़ रहे थे काइनेटिक इनर्टनेस और लेबिलिटी पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था बैलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि बीबीटी ये बोलता है कि जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बॉन्ड अच्छा बनाते हैं कंपेरिजन टू आउटर ऑर्बिटल के। इसलिए जो है, जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो जनरली क्या होते हैं, मोर इनर्ट एज कंपेयर टू आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। फिर एक चीज और बीबीटी बोलता है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के पास लो एनर्जी की अनहाइब्रिडाइज्ड बैकेंड डी ऑर्बिटल है तो वो पर्टिकुलर सिस्टम क्या होगा, लेवाइल। और अगर नहीं है लो एनर्जी की अनहाइब्रिडाइज्ड बैकेंड डी ऑर्बिटल तो वो क्या होगा, इनर्ट। ठीक है। फिर हमने देखा था कुछ एग्जांपल्स, कई सारे एग्जांपल्स हमने चेक किए थे वहां से कि इनर्ट है कि लेवाइल है, ऐसे करके। फिर हमने लास्ट में एक एग्जांपल हम देख रहे थे, उसके बाद फिर क्लास ओवर हो गई थी। हमने देखा था D6 हाई स्पिन, राइट। और हमने देखा था D7 हाई स्पिन, और हमने देखा था डी नाइन सिस्टम। तो अगर हम बीबीटी को माने तो बीबीटी के अकॉर्डिंग ये और ये देखो, अगर D6 हाई स्पिन करेंगे, मान लो हम ले लेते हैं FeH2O6 2+ ये कॉम्प्लेक्स, और D7 में ले लेते हैं CuH2O6 2+ ये कॉम्प्लेक्स, और D9 में ले लेते हैं CuH2O6 2+ ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो यहां अगर मैं बीबीटी के अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो आयरन D6 है, D6 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए डी ऑर्बिटल में, 1 2 3 4 5 6, और बाकी 6 लिगेंड के लिए 6 ऑर्बिटल आउटर वाली पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ ऐसे, राइट। तो बीबीटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर sp3d2 हो गया, ये। अब यहाँ देखो, ये लो एनर्जी की अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल है, लो एनर्जी की अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल है ये। लेकिन यहाँ कोई ऑर्बिटल वैकेंट नहीं, कोई वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? नहीं। बीबीटी ये बोलता है कि लो एनर्जी की अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट डी ऑर्बिटल, खुश रहो बेटा, लो एनर्जी की अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब इक्विवेलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए इनर्ट। इनर्ट होना चाहिए ना। इसमें करोगे सेम, इसमें भी D7 में भी ऐसे ही आएगा। D7 में करोगे तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन फिल करना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7, और जो 6 इलेक्ट्रॉन बाकी होंगे जो लिगैंड के लिए ऑर्बिटल चाहिए वो बाहर से हम ले लेते हैं sp3d2। ठीक है, बाकी होती तो 5 है लेकिन हमें जरूरत 2 ही की थी, यहाँ से sp3d2 हम ले लिया। इसमें भी देखो लो एनर्जी की ऑर्बिटल तो है, अनहाइब्रिडाइज भी है, लेकिन वैकेंट नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, ये वाटर से। ठीक है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो यहाँ भी लो एनर्जी की अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है लेकिन वैकेंट नहीं है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू बीबीटी ये भी क्या होना चाहिए, इनर्ट। और इसमें करोगे ना तो इसमें भी सेम ही आएगा, इसमें भी क्या होना चाहिए, इनर्ट। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग D6 हाई स्पिन, D7 हाई स्पिन, D9 सिस्टम क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। बट वास्तव में ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेवाइल। एक्चुअली में क्या होते हैं, ये लेवाइल होते हैं। इसका मतलब बीबीटी का जो प्रेडिक्शन है वो इनके लिए सही नहीं है। इसका मतलब सिंपल ये होगा कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एजम्पशंस हैं कि आउटर वाला वीक बॉन्ड बनाता है, इनर वाला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, जिनके पास
लो एनर्जी की वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगी वही लेवाइल होगा, जिनके पास नहीं होगा इनर्ट होगा, वो पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमें किसी और थियरी को पढ़ने की जरूरत है, कुछ और कॉन्सेप्ट सोचने की जरूरत है, राइट। इसका मतलब ये थियरी प्रॉपर तरीके से एप्लीकेबल नहीं है लेबिलिटी और इनर्टनेस को बताने में। क्लियर है बात? बताओ, ये बात समझ में आ रही है कि अगर जो हमने एग्जांपल इधर देखा उन एग्जांपल्स में बीबीटी के अकॉर्डिंग क्या है, ये इनर्ट है, वास्तव में ये लोग क्या है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या सजेस्ट करता है कि ये लोग हैं लेवाइल। तो अगर ये लेवाइल है, बीबीटी इनको इनर्ट बोल रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, बीबीटी इनकी इनर्टनेस या लेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में क्या हो गया, फेल। इसका मतलब बैलेंस बॉन्ड थियरी हर मॉलिक्यूल पे नहीं लगा सकते हम। इसका मतलब वो उसकी भी लिमिटेशंस हैं, कुछ जगह पे करेक्ट है। इसका मतलब सिंपल है कि जो एजम्पशंस लिए हो गए वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं होंगे, तभी तो ऐसा हो रहा है कि कहीं पे लग रहा है, कहीं पे नहीं लग रहा है। समझ गए? तो ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन है। दूसरी बात, कोई भी कॉम्प्लेक्स कितना ज्यादा लेबाइल होगा, मतलब अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताइए कौन ज्यादा लेबाइल होगा, कौन कम लेबाइल होगा, या कौन ज्यादा इनर्ट होगा, कौन कम इनर्ट होगा, इसके बारे में बीबीटी कुछ नहीं बताती है। अगर आपसे बोला जाए कि दो कॉम्प्लेक्स आपके पास है और पूछा जाए बताइए कौन वाला ज्यादा इनर्ट है, कौन वाला कम इनर्ट है, या कौन वाला ज्यादा लेबाइल है, कौन वाला कम लेबाइल है, इसके बारे में भी बीबीटी कुछ नहीं बोलता। तो ये लिमिटेशंस हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, इसलिए बीबीटी प्रॉपर तरीके से एप्लीकेबल नहीं है। तो उससे बेहतर थ्योरी कौन सी है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ऐसा नहीं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की जो इनर्टनेस है, लेबिलिटी है, गुड इवनिंग बेटा, मेजॉरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की जो इनर्टनेस और लेबिलिटी है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सजेस्ट कर देती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हम लोग बता सकते हैं। तो लिमिटेशन लेके हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब ध्यान से सुन लो, आप जब भी क्वेश्चन करोगे आपको ये नहीं फॉलो करना, आपको कौन सा फॉलो करना है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉलो करनी है। उसके बेसिस पे ही आप बताना कि कौन वाला इनर्ट है, कौन वाला लेबाइल है, कौन ज्यादा इनर्ट है, कौन कम इनर्ट है, कौन ज्यादा लेबाइल है, कौन कम लेबाइल है। ठीक है, राइट। तो यहां लिमिटेशन लिख लेते हैं हम लोग, लिमिटेशंस ऑफ, और इसके जो सारे जंक्शंस है ना कि आउटर वाला जो बॉन्ड होगा, मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो बॉन्ड बनाएगा वो वीक होगा, वो ऑलवेज ट्रू नहीं है, राइट। या ये जो बोलता है कि इनर वाला जो बॉन्ड होगा वो ऑलवेज स्ट्रांग होगा, वो भी ऑलवेज ट्रू नहीं है। इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा है इसमें। ठीक है, राइट। और दूसरा, रेट के बारे में बताता नहीं है कि कौन ज्यादा लेबाइल है, कौन कम लेबाइल है। दो लिमिटेशन लिख लेते हैं। इट फेल्स टू एक्सप्लेन लेबिलिटी ऑफ D6 हाई स्पिन, D7 हाई स्पिन एंड D9 कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, यहां लिख लेना अकॉर्डिंग टू बीबीटी ये लोग इनर्ट है, बट वास्तव में ये क्या है? लेवाइल। अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थियरी दे आर इनर्ट, बट दे आर एक्चुअली लेवाइल। वास्तव में वो लोग क्या है? लेवाइल हैं। थियरी के अकॉर्डिंग भले, लेकिन एक्सपेरिमेंट को मैं मानना है ना, तो इसका मतलब थियरी क्या है? फेल है। मैं आपको लिमिटेशन इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको पता तो चले कि सीएफटी पढ़ क्यों रहे हो आप। पता नहीं भैया, ये सुमित से पूछना पड़ेगा, सुमित सर से। तो मैं पूछ लूंगा एक बार, ठीक है, और आप मॉर्निंग की क्लास में मुझसे पूछना, मैं आपको बता दूंगा। देखो, तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ लिमिटेशन, जिससे आपको ये पता चले कि आप सीएफटी या जो नेक्स्ट थियरी पढ़ोगे उसके पढ़ने का रीजन क्या है। अगला एक चीज और, ये नहीं बताता है कि कौन ज्यादा लेवाइल होगा, कौन कम लेवाइल होगा, राइट। इट डजंट टेल अबाउट एक्सटेंट ऑफ लेबिलिटी, लेबिलिटी मतलब कितनी ज्यादा लेबिलिटी है, एंड इनर्टनेस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, एंड इनर्टनेस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये इसकी बेसिकली लिमिटेशंस हैं, इसीलिए जो है, हाँ बिल्कुल भैया, इसी ये इसकी बेसिकली लिमिटेशन है, जिसकी वजह से हम लोग जो अगली थियरी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो इससे बेहतर है, तो इससे बेहतर प्रेडिक्शंस देती है। वो कौन सी है? वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है क्रिस्टल फील्ड थियरी पे बेस्ड है, राइट। हो गया?
चलो देखो इधर आगे, तो हम लोग पढ़ते हैं अब क्रिस्टल फील्ड थियरी। और ध्यान से सुन लो, इसी से आप बताना, ठीक है, इसी थियरी से जब भी आपको प्रेडिक्ट करना होगा इनेटनेस स्टेबिलिटी कि कौन इनेट है कौन लेबाइल, तो ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इसी से बताना आप, इस थियरी से, उससे मत बताना। तो देखो क्रिस्टल फील्ड थियरी में होता क्या है, ध्यान सुनो मेरी बात। ये मान लो हमारे पास सबस्ट्रेट है, ध्यान सुनो, मान लो हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये यहां से कन्वर्ट हुआ, मान लो यहां से x निकला, ये बना हमारे पास इंटरमीडिएट। अब ये 5 कोऑर्डिनेट बन सकता है, इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कब, जब कौन सा पाथवे होगा, डिसोसिएटिव, प्लस यहाँ पर y और यहाँ पे बन गया y l l l। कौन सा पाथवे है ये, लिखो मत, बस समझ लो पहले, ज्यादा इसमें लिखना नहीं है। ये है डिसोसिएटिव पाथवे, ठीक। दूसरा ये भी हो सकता है कि यहाँ पर पहले y जुड़ जाए, ये बन जाए हमारे पास x y l l, फिर यहां से जो है x निकल जाए और हमारा बन जाए m y l l। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है एसोसिएटिव, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट, लेकिन आपको थोड़ा दिखाना यहाँ जरूरी है। तो CFT देखो, CFT में क्या होता है, ये थियरी में क्या कॉन्सेप्ट है, क्रिस्टल फील्ड थियरी में इन्होंने क्या किया है, सबस्ट्रेट की CFSC निकाली, CFSC ऑफ सबस्ट्रेट, ध्यान सुनो, CFSC ऑफ सबस्ट्रेट, और ये जो CFSC है इसकी इंटरमीडिएट की, CFSC ऑफ इंटरमीडिएट। अब वो इंटरमीडिएट आपका 5 कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, वो आपका इंटरमीडिएट क्या हो सकता है 7 कोऑर्डिनेट, डिपेंड करेगा कि एसोसिएटिव है या फिर डिसोसिएटिव है, राइट। ये भी और ये भी, तो क्या किया गया, इन दोनों का डिफरेंस निकाला गया, मतलब डिफरेंस इन CFSC ऑफ सबस्ट्रेट एंड CFSC ऑफ इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट एक बार हम क्या लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला, क्योंकि एसोसिएटिव डिसोसिएटिव हो सकता है, और एक बार लिया गया एसोसिएटिव पाथवे, जब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 7, दोनों का डिफरेंस निकाला गया, मतलब किसका डिफरेंस, सबस्ट्रेट का और इंटरमीडिएट का, समझ गए। तो इन्होंने क्या किया, इसकी CFSC कैलकुलेट की, इसकी कैलकुलेट की, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। अगर रिएक्शन हमारी एसोसिएटिव पाथवे के थ्रू जा रही है तो इसकी CFSC इसकी CFSC दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, और जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो सिंपल सी बात क्या है, यहां पे कॉन्सेप्ट आता है क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी का, राइट, जो क्या है CFSC ऑफ इंटरमीडिएट माइनस CFSC ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। इसमें से उसको माइनस कर दो, उसमें से उसको माइनस कर दो, साइन तो सेम ही है दोनों का, बस आप साइन बदल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो, साइन तो सेम ही होता भाई, दोनों नेगेटिव लिखते हो आप या दोनों पॉजिटिव लिखते हो आप, तो वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, बस साइन चेंज हो जाएगा बस। भाई 4 में से 2 माइनस करो, 2 में से 4 माइनस करो, साइन ही तो चेंज होगा, बाकी वैल्यू तो 2 ही आएगी ना दोनों केस में। ये बात तो क्लियर है कि नहीं, बताओ पहले। मैं कह दूं 4 में से 2 घटा दो, 2 में से 4 घटा दो, तो वैल्यू तो 2 ही आएगी दोनों में, बस एक में -2 आएगा, एक में +2 आएगा, यस या नो। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ किताबों में पहले सबस्ट्रेट लिखा है बाद में इंटरमीडिएट लिखा है, तो आप देखे कंफ्यूज मत हो जाना, बस वहां पे जो साइन है वो चेंज हो गया है। पहले ये बात बताओ, नहीं तो आपको किताब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या पढ़ा दिए ये, ठीक है। अब दोनों में से कुछ भी माइनस, उससे उसको माइनस कर दो, उसके तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो तो सेम ही आएगा ना दोनों में, यस या नो। बोलो यस या नो, बताओ तो पहले। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन बदलेगा बस। तो जहां जो आप जो बुक्स देखोगे उसके अकॉर्डिंग जो मैं डेटा दूंगा उसमें साइन डिफरेंट हो जाएगा, बाकी सब कुछ एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली वही है सबका, ठीक है। देखो इधर, ये भी किसी किताब में ही दिया हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं अपने मन से बता रहा हूं, ये भी किसी बुक में ही दिया हुआ है, वो भी किसी बुक में दिया हुआ है। तो देखो इधर, अब यहां से एक चीज समझो, ये CFSC इंटरमीडिएट की है, CFSC सबस्ट्रेट की है।
अगर ध्यान सुनो, इफ CFSC ऑफ सबस्ट्रेट इज मोर देन CFSC ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है, ध्यान सुनो, अगर इसकी CFSC, सबस्ट्रेट की CFSC जो है इंटरमीडिएट से क्या है, ज्यादा है, मतलब सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट में जाने पर लॉस होगा ना CFSC का। अगर सबस्ट्रेट की CFSC इंटरमीडिएट की CFSC से ज्यादा है, तो जब आप सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट की तरफ जाओगे तो क्या होगा, लॉस इन CFSC होगा कि नहीं, देन देयर विल बी लॉस इन CFSE, यस या नो। भाई अगर हाई से लो जाओगे तो लॉस होगा कि नहीं। और यहां के अकॉर्डिंग देखो, आपको पता है दोनों वैल्यू आप निगेटिव में लिखते हो, ध्यान सुनो मेरा, लिखना मत, आप ये भी निगेटिव में लिखते हो और ये भी निगेटिव में लिखते हो। अब ध्यान से देखो, इधर पहला निगेटिव है, दूसरा में दूसरा भी निगेटिव है, तो क्या आ जाएगा, देखो इधर ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस में ना। अब ये वैल्यू है आपकी ज्यादा, ये वैल्यू आपकी क्या है, लेस, तो इस समय CFAE क्या आएगी बताओ। अगर सबस्ट्रेट की CFSC इंटरमीडिएट की CFSC से ज्यादा है, देन देयर विल बी लॉस इन CFSC, है ना। ये ऐसे कर दो, मैं दोनों को पॉजिटिव साइन ले लेता हूं, छोड़ो, मैं दोनों को साइन ले लेता हूं पॉजिटिव, ठीक है, CFSC तो निकालनी है मैं, दोनों तरीके हो सकते हैं। देखो अगर मैं दोनों को नेगेटिव लूंगा तो ध्यान सुनो, मैं समझा देता हूं आपको ठीक से, देखो इधर अगर मैं इसको निकालूं, मान लो यहाँ पे माइनस करता हूं, ध्यान सुनो मेरी बात, माइनस इधर माइनस करके निकालता हूं, तो ये आएगा निगेटिव, ये आ जाएगा पॉजिटिव। अगर ये मोर है, ये लेस है, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी ना। एक तरीका ये है, एक तरीका मैं ऐसा कर दूं कि मैं इन दोनों को पॉजिटिव साइन ले लेता हूं, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, ये हमारा क्या है, लेस, ये हमारा क्या है, मोर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये हो जाएगा क्या हमारा, नेगेटिव। तो अगर हमारा नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव का मतलब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस यूनिट में ले रहे हो, नेगेटिव में या पॉजिटिव में। भाई अगर मैं दोनों को नेगेटिव में कैलकुलेट करूंगा तो नेगेटिव माइनस माइनस नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये वैल्यू ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, ये वैल्यू कम बोल रहा हूँ, तो क्या आएगा, CFAE पॉजिटिव आएगा कि नहीं। या मैं ऐसे बोल दूं कि मैं दोनों को, इसको पॉजिटिव ले रहा हूं, इसको पॉजिटिव ले रहा हूं, उस समय कैलकुलेट करूंगा तो ये वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, है ना। तो आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है, दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ ना, दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ। यस या नो बताओ। अरे भाई दोनों को पॉजिटिव में लेके लिखोगे तो इस तरह दिखेगा, नेगेटिव नेगेटिव में लेके लिखोगे इस तरह दिखेगा, पॉजिटिव में लिखोगे इस तरह दिखेगा, बात तो सेम ही है ना। अरे सिंपल कैलकुलेशन ही तो है, तो हम इस तरह करके लिखते हैं, ठीक है। हम जो है देखो इधर हम ऐसे मान के लिख रहे हैं, देखो तो हम यहां लिख रहे हैं CFAE हमारा क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक, हम नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, मतलब हमने दोनों को पॉजिटिव में रख के कैलकुलेट किया है, ठीक है। जब सबस्ट्रेट की CFSC, अब देखो मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया, जब ये CFSC से ज्यादा होगी, मैंने दोनों को पॉजिटिव लिया है, तो जो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर मान लो अब देखो यहां क्या हो रहा है, लॉस, ध्यान सुनो पहले चीज समझ लो, यहीं पे सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट में गए, CFSC में लॉस हुआ, राइट। अब बताओ सबस्ट्रेट से जब हम CFSC में गए इंटरमीडिएट उसमें हमारी CFSC में क्या हुआ, लॉस, तो इसका मतलब CFAE हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब यहां देखो अगर CFSC में लॉस होगा तो क्या सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होना चाहेगा। अगर यहां से यहां जाने पर इसको लॉस हो रहा है, यहां से यहां जाने पर इसको लॉस हो रहा है,
तो क्या ये इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होना चाहेगा? नहीं भाई, नुकसान थोड़ी झेलेगा कोई। अगर सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट में जाने पर एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो क्या ये इधर से इधर जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। इसका मतलब जाने की टेंडेंसी कम होगी, तो जो रेट होगी क्या होगी? वो स्लो। स्लो रेट का मतलब कॉम्प्लेक्स क्या होगा? इनर्ट। समझ गए? तो या ऐसे याद रख लो कि जब CFAE वैल्यू नेगेटिव होगी तो इनर्ट होगा। CFAE नेगेटिव कब आई है? जब सबस्ट्रेट की CFSC जो है हमारे इंटरमीडिएट की CFSC से क्या है? ज्यादा है। तो सबस्ट्रेट से CFSC में आप जाओगे तो आपको लॉस होगा, राइट? लॉस अगर होगा, इसका मतलब है यहां से यहां जाना कम फेवरेबल होगा, तो रेट क्या हो जाएगी? स्लो। रेट स्लो होने का मतलब क्या होगा? इनर्ट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसकी CFSC से ज्यादा हो जाए, राइट? दूसरा ये भी तो हो सकता है ना, व्हेन CFAE ऑफ या CFSC ऑफ इंटरमीडिएट is greater than CFSC of substrate, तो क्या होगा? देखो इधर, तब आपका जो CFAE होगा वो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। उल्टा हो जाएगा तब। अब अगर ऐसा हुआ इसका मतलब क्या है? गेन इन CFSC हो रहा है ना, CFSC ऑफ इंटरमीडिएट। इसका मतलब क्या हुआ? गेन इन CFSC। अगर CFSC में गेन हुआ तो रेट क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। और रेट फास्ट होने का मतलब क्या कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? लेबाइल। समझ गए? बस यही करना है, ठीक है? देख लो गेन और लॉस। अगर इंटर CFSC जो है सबस्ट्रेट की ज्यादा, सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट में जाने पे अगर आपकी CFSC घट रही है, मतलब CFSC में लॉस हो रहा है, तो सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा, तो रेट क्या रहेगी? स्लो। अगर हमारा सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट में जाने पर हमें CFSC बढ़ रही है, तो सबस्ट्रेट का इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होना क्या होगा? मोर फेवरेबल। तो रेट क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। और CFAE के टर्म में वही क्या आ जाएगा? पॉजिटिव वैल्यू मतलब लेबाइल, नेगेटिव वैल्यू मतलब इनर्ट। कहीं कहीं पे नेगेटिव वैल्यू मतलब क्या दिया हुआ है? नेगेटिव वैल्यू मतलब दिया हुआ है लेबाइल, पॉजिटिव वैल्यू मतलब क्या दिया? इनर्ट। वहां उन्होंने क्या किया है? इन दोनों को नेगेटिव मान लिया है, बस। इन दोनों को नेगेटिव मान के दिखाया तो था, तब नेगेटिव आ जाएगा, तब उल्टा आ जाएगा। साइन बदलेगा, बाकी मैटर सेम वही है, बस। इसलिए उससे कंफ्यूज मत होना कोई किताब पढ़ना तो आप। हम जो यहाँ पे डेटा लिखेंगे, हम लोग पॉजिटिव वाले को क्या मानेंगे? ज्यादा लेबाइल। नेगेटिव वाले को क्या मानेंगे? ज्यादा इनर्ट। आपसे एग्जाम में वैल्यू नहीं पूछता, आपसे पूछेगा कि कौन ज्यादा इनर्ट है, कौन ज्यादा लेबाइल है। तो आप वैल्यू देख के ये बताओगे ना कि ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा लेबाइल है, ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा इनर्ट है, ये वाला कम कम लेबाइल है, ये वाला कम इनर्ट है। ठीक है? समझ रहे हो ना? तो इतना जान लो, अगर CFSC में लॉस है, सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट में जाने पर CFSC में लॉस, तो सबस्ट्रेट का इंटरमीडिएट में कन्वर्जन लेस फेवरेबल होगा, तो रेट क्या होगी रिएक्शन की? स्लो। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स क्या होगा? इनर्ट। सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट में जाने पर अगर CFSC में गेन हो रहा है, तो फिर हमारे पास सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट में जाने की टेंडेंसी होगी ज्यादा, तो रेट क्या होगा? फास्ट। तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा? लेवाइल। ठीक है? अब यहां से बस एक चीज ध्यान रखना, मोर द पॉजिटिव वैल्यू, जितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ CFAE, मोर द लेबिलिटी, राइट? और जितनी नेगेटिव, देख लो हम लोगों ने पॉजिटिव को लेवाइल में लिया है, और मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ CFAE, मोर द इनर्टनेस। तो हम यहां से इनर्ट लेवाइल भी बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कौन ज्यादा इनर्ट है, कौन कम इनर्ट है, कौन ज्यादा लेवाइल है, कौन कम लेवाइल है। ठीक है? तो बस आपको ये ध्यान रखना है, बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट वो था। इसमें बताओ किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो मैं उसको फिर से समझा देता हूं। मैंने पहले में लिखा कि सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट में जा रहे हो, अगर गेन है तो सबस्ट्रेट का इंटरमीडिएट में कन्वर्जन फेवरेबल, रेट क्या हो जाएगा? फास्ट। जो फास्ट होता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? लेवाइल बोलते हैं। अगर सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट में जाने पर हमें लॉस हो रहा है,
तो सबस्ट्रेट का इंटरमीडिएट में कन्वर्जन फेवरेबल नहीं होगा, तो रेट क्या होगा? स्लो। स्लो का मतलब क्या होता है? इनर्ट। बस। और जो वैल्यू हमने लिखी है पॉजिटिव वैल्यू, हम लोग जो डेटा हमारा जो होगा पॉजिटिव वैल्यू का मतलब लेवाइल है, नेगेटिव वैल्यू का मतलब इनर्ट है। कुछ किताबों में नेगेटिव वैल्यू को इनर्ट मान लिया गया है, पॉजिटिव को लेवाइल। उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने कैलकुलेट करके दिखाया। आप जो मानोगे वही आ जाएगा वहां पे। आप दोनों को पॉजिटिव मानोगे तो अलग हो जाएगा, दोनों को नेगेटिव मानोगे अलग हो जाएगा। ये तो जानते हो ना कि एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है। ये तो जानते हो ना कि एनर्जी नेगेटिव नहीं होती। साइन इसलिए बताया जाता है कि वो एनर्जी का आपको गेन हो रहा है या एनर्जी का आपको लॉस हो रहा है ना। तो ये मत समझना कि मैं पॉजिटिव क्यों मान ले रहा हूं, एनर्जी नेगेटिव थोड़ी होती है। चलो अब देखो समस्या यहां पर क्या आती है। समस्या ये आती है कि हमें सीएफए निकालना है। ध्यान सुनो मेरी बात। हमें क्या चाहिए? सीएफएससी ऑफ इंटरमीडिएट, सीएफएससी ऑफ इंटरमीडिएट माइनस सीएफएससी ऑफ सबस्ट्रेट, ये चाहिए हमें। अब हमें सबस्ट्रेट तो इजीली, इसकी सीएफएससी हम इजीली निकाल सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल होगा तो हम देख लेंगे कि कौन सा सिस्टम है। प्रॉब्लम आती है इंटरमीडिएट में। अब इंटरमीडिएट में कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 7, चलो ये भी पता कर लेंगे। लेकिन समस्या ये है कि ये जो है ये लो स्पिन बनेगा या हाई स्पिन बनेगा, क्योंकि कोई ये जरूरी थोड़ी है कि अगर आपका सबस्ट्रेट जो है लो स्पिन है तो आपका जो इंटरमीडिएट है वो भी लो स्पिन हो, या ये थोड़ी, ये भी नहीं जरूरी है कि अगर आपका सबस्ट्रेट हाई स्पिन है तो आपका सबस्ट्रेट भी हाई स्पिन हो, राइट। सेम यहां पर लो स्पिन है कि हाई स्पिन है। और दूसरा, इन ज्योमेट्रीज में सीएफएससी कैलकुलेट करोगे आप तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट लो स्पिन है सिस्टम, हाई स्पिन सिस्टम है, प्रॉपर सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो। तभी आप इससे क्या करोगे? माइनस करोगे। तो हमें ये सब करना नहीं है। ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है कैलकुलेट करके किसने दिया था? बसोलो एंड पियर्सन, इनका नाम अगर आपने सुना है, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म में इनका बहुत नाम है कोऑर्डिनेशन में। इन लोगों ने कोऑर्डिनेशन, इन लोगों ने ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के लिए जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला इंटरमीडिएट बनेगा उसके लिए सीएफए कैलकुलेट करके बताया अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 7 बनेगा उसके लिए इन्होंने सीएफए वैल्यू कैलकुलेट करके बताया। तो हमें कैलकुलेट नहीं करना, राइट। हमें चाहिए ये सब वैल्यूज, लेकिन हमें ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके लिए हम निकालना आसान नहीं इतना, क्योंकि सबके लिए हाई स्पिन लो स्पिन पता हो। थ्योरेटिकली निकालना आसान है, मतलब अगर एग्जाम में आएगा तो तब हमें निकालना आसान नहीं, ऐसा नहीं निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो उसके लिए बसोलो पियर्सन दो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने क्या किया? सबस्ट्रेट की सीएफएससी निकाली, राइट, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला इंटरमीडिएट है उसकी सीएफएससी निकाली, दोनों को माइनस किया। सबस्ट्रेट की सीएफएससी निकाली, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 वाले इंटरमीडिएट की सीएफएससी, उनको माइनस किया। अब ये दोनों स्टेट में किया, लो स्पिन में भी किया और हाई स्पिन में किया, और सीएफए वैल्यू का एक डेटा दे दिया। उस डेटा के बेसिस पे आप बताओगे कि कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट होगा या कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा? लेवाइल। तो आपको ये निकालना नहीं है, ये आपको एक डेटा में दे रहा हूं, उस डेटा को आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। और डेटा किसने बताया था? बसोलो एंड पियर्सन ने, ठीक है। आपको क्यों माथापच्ची नहीं करनी है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 5, 7 में जो इंटरमीडिएट है वो लो स्पिन है, हाई स्पिन है, बिना इसका पता किए सीएफएससी थोड़ी बता पाओगे आप। समझ रहे हो, राइट। ऑक्टाहेड्रल तो हम लोग मेजर ज्योमेट्री क्या पढ़ते हैं? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल पढ़ते हैं। अब जो रिसर्च कर रहा है वो तो निकालता ही होगा, साइंटिस्ट लोग तो निकालते ही होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेटा लिख रहे हैं, आपको बस ध्यान रखना है इसे, ठीक है। इजी है ये। बसोलो एंड पियर्सन हैव सजेस्टेड या हैव कैलकुलेटेड फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ CFAE for intermediate having coordination number 5 and 6, 7। सबस्ट्रेट आपका क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल रहेगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल आपका सबस्ट्रेट है और उसमें दो इंटरमीडिएट बन सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 का। दोनों के लिए वैल्यूज दी हैं उन्होंने, हाई स्पिन के लिए भी वैल्यू दी है और लो स्पिन के लिए वैल्यू दी है। अब आपको कुछ करना नहीं है। कॉम्प्लेक्स अगर लो स्पिन है तो लो स्पिन वाली वैल्यू को देख लेना, कॉम्प्लेक्स अगर आपका ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन है तो हाई स्पिन वाले को देख लेना, बस। वहां से डेटा से आप बता सकते हो कि लेवाइल होगा कि इनर्ट होगा, ज्यादा लेवाइल होगा कि कम लेवाइल होगा। बहुत इजी है ये, ठीक है। देखो
इधर मैं लिखता हूं D0, D1, D2, D3, D4। एक मिनट में आएगी नहीं मुझे लगता, चलो खैर करता हूं मैं, ठीक है। देखो यहां लिखता हूं मैं कॉन्फ़िगरेशन, इधर लिखता हूं मैं, ध्यान सुनो, कोऑर्डिनेशन नंबर 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में दो एक होगा हमारे पास हाई स्पिन, है ना, और एक हमारे पास होगा लो स्पिन। ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स हमारा हाई स्पिन भी हो सकता है, लो स्पिन हो सकता है, दोनों के लिए डेटा दिया उन्होंने। देखो कॉन्फ़िगरेशन इधर मैं लिखता हूं D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होने का मतलब कौन सा पाथवे है? डिसोसिएटिव पाथवे। डिसोसिएटिव पाथवे। तो जो हमको कैलकुलेट करना है डिफरेंस ना, वो बसोलो पियर्सन ने पहले ही कैलकुलेट करके दे दिया। तो आप उस डेटा को ध्यान रखना। सबस्ट्रेट अगर लो स्पिन है तो लो स्पिन वाले को डेटा देख लेना, राइट। और सबस्ट्रेट अगर आपका हाई स्पिन है तो हाई स्पिन वाले को डेटा देख लेना। अब देखो शुरू करते हैं। देखो D0 के लिए वैल्यू जो दी है, और ये वैल्यू किसमें है? ये जो वैल्यू यहाँ पर दी है ना CFAE की, ये किसमें है? ये है DQ ऑक्टाहेड्रल में, मतलब ऑक्टाहेड्रल में दिया हुआ, ठीक है। तो देखो D0 के लिए 0 होता है, ध्यान से देखो। D1 के लिए होता है प्लस 0.57, D2 के लिए होता है प्लस 1.14, D3 के लिए होता है माइनस 2.0, D4 के लिए होता है प्लस 3.14 और D5 के लिए होता है 0। ध्यान से देखो, पहले लिखो मत, पहले समझो। D1 के लिए इतनी वैल्यू होती है हाई स्पिन में, D3 के लिए इतनी होती है, D4 के लिए इतनी होती है, D5 के लिए इतनी। अब आगे सेम यही रिपीट करो। देखो इधर यहां से यहां तक 0 हुआ ना, फिर से शुरू करो यहां से। D6 के लिए फिर से ये देखो यहीं शुरू करो, 0.57 प्लस, उसके बाद क्या है D7 के लिए 1.14, फिर उसके लिए क्या है बाद में माइनस 2.00, फिर उसके बाद क्या है प्लस 3.14, फिर उसके बाद क्या है 0। इतना अगर याद है, दूसरा वाला तो वही है। ऊपर वाले 5 पता हो, नीचे वाले 5 एग्जैक्टली वैसे लिख देना। देखो क्या किया मैंने, एक दो बार आप कॉपी में लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 0, 0.57, 1.14, 2 माइनस 2.0 प्लस 3.14, 0 हो गया। D6 से फिर से शुरू करो वहीं से, यहाँ से 0.57, 1.14 माइनस 2.0 प्लस 3.14, 0। एग्जैक्टली जो ये लिखा है वही मैंने दोबारा रिपीट कर दिया यहाँ। देखो समझ में आ रहा है? ये वही डिफरेंस है जो हमें कैलकुलेट करना है, और बसोलो पियर्सन ने कैलकुलेट करके दिया है कि ये वैल्यू आती है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला इंटरमीडिएट है, कॉम्प्लेक्स आपका हाई स्पिन है, तो जो CFAE निकालोगे उसकी वैल्यूज ये आती हैं। तो आपको कैलकुलेट नहीं करना, बस इनको ध्यान रखना है। क्यों कैलकुलेट करने के लिए मैं बार बार आपको मना कर रहा हूं? क्योंकि आप प्रॉपर कैलकुलेशन के लिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। कि डेल्टा वैल्यू क्या आती है 5 कोऑर्डिनेशन में, स्क्वायर पिंडल में कितनी डेल्टा आएगी, वो सब आपको पता करना होगा। तो वो सब आपको करना नहीं है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है भाई। ये समझ में आ रहा है? पहले बताओ। यस या नो कुछ तो बोलो। ये वही डिफरेंस है, ये CFAE डिफरेंस है। आपके पास आपका कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है, आपका कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है तो हाई स्पिन में ये वैल्यू आती है, राइट। कब? लेकिन जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इंटरमीडिएट क्या हो 5, मतलब डिसोसिएटिव पाथवे। लो स्पिन में देखो, देखो ये सेम होता है, ये सेम होता है, ये भी सेम होता है। लो स्पिन में देखो ये भी सेम होता है। डिफरेंस शुरू होता है यहां से D4 से। देखो यहाँ, देखो यहाँ होता है माइनस 1.43, जहां 0 है वहां होता है माइनस 0.86, और यहाँ होता है माइनस 4.0। बाकी सब कुछ वही है फिर से। यहाँ भी, यहाँ देखो 1.14 है ना, प्लस 1.14, यहाँ माइनस 2.0, यहाँ भी माइनस 2.0, यहाँ प्लस 3.14, यहाँ प्लस 3.14, यहाँ 0। तो बस यही 300 डिफरेंस है, बाकी दोनों में सब कुछ सेम है। सिर्फ 3 डिफरेंस है लो स्पिन में। कहां पर? D4, D5 और D6। बाकी जैसा हाई स्पिन का वैल्यू है वैसा ही लो स्पिन का वैल्यू है, ठीक है। तो बस अगर आपको ये ध्यान है तो बस ये 3 वैल्यू ध्यान रख लेना, बाकी एग्जैक्टली सेम ही है। अब इससे आप
सॉल्व कर सकते हो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन जो क्वेश्चन आता है इनेटनेस और लेबिलिटी पे, ठीक है। तो बीबीटी से क्लियर नहीं है चीजें, लेकिन यहां से आपको अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखना आपको सब क्लियर हो जाएगा। जल्दी से लिखो, 2-3 बार कॉपी में लिखोगे तुम्हें ध्यान हो जाएगा, जैसे मुझे याद है वैसे तुम्हें भी याद हो जाएगा। कैलकुलेट मैंने भी नहीं किया है, कैलकुलेट आप भी नहीं करना। मैंने बताया कि बसोलो पियर्सन ने प्रेडिक्शन किया कि ये इतनी वैल्यू जाती है, उसके बेसिस पे बताया भी उन्होंने, तो जो ऑब्जर्वेशन थे वो सही भी आ रहे थे। और बसोलो पियर्सन छोटा मोटा इंसान नहीं थे, ठीक है। आप उनकी पढ़ोगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत काम किया उन लोगों ने। उनकी बुक आती है इस पे, रिएक्शन मैकेनिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पे, सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म पे ही किताब है वो। तो इसका मतलब कि छोटे मोटे साइंटिस्ट तो नहीं होंगे। जीरो, 0.57, 1.14 माइनस 2.0 प्लस 3.14, 0 फिर से 0.57 से शुरू करना है। इतना अगर आपको याद है तो इतना रिपीट ही तो करना है आपको दोबारा। और इसमें सब कुछ वही है, बस D4, D5, D6 में माइनस 1.43, 0.86 माइनस 4.0। 4D सीरीज के एलिमेंट 3D सीरीज से कहां लिखा है ये, और किस रिएक्शन में करते हैं, किस रिएक्शन में? ये तो नेचर पे डिपेंड करेगा ना बेटा, रिएक्शन कौन सी है। जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन फास्ट होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन स्लो होता है, ये नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि 4D वाला 3D से ज्यादा रिएक्टिव होगा। इवन 4D 5D वाले कॉम्प्लेक्स बनाते तो इनर्ट होता है वो तो। ये जो बोल रहे हैं ना ऑलवेज ट्रू नहीं, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। जैसे 3D अगर कॉम्प्लेक्स है, 4D तो अब मैकेनिज्म के बेसिस पे अलग अलग होता है। अब आप जहां से जो चीज देख रहे हो ना वो एक्चुअली इस बेसिस पे, एक बेसिस पे हम बोल सकते हैं, बट ऐसा इंटायरली बोलना सही नहीं कि नहीं ये बात हमेशा सही है। ऐसे बोल सकते हो कि 3D से 4D आने पर जो है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है, 4D से 5D में जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब जब s ऑर्बिटल में होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो 4D 5D का साइज क्या हो जाता है? सिमिलर। तो 3D 4D में अगर देखो तो 4D 5D का साइज क्या होता है? सिमिलर होता है। 3D से 4D आने साइज बढ़ जाता है, तो 4D वाले की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? स्लाइटली ज्यादा। लेकिन वो ये बोलना सही है कि कौन सी रिएक्शन में आप कब देख रहे हो, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना 4D 5D का साइज सिमिलर होता है। अगर 4D 5D का साइज सिमिलर हुआ तो न्यूक्लियर फोर्स तो 5D में ज्यादा है ना, तो न्यूक्लियर फोर्स 5D में ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात उतना रिएक्ट नहीं करेगा वो, ठीक है। चलो, तो ये वैल्यूज उम्मीद करता हूं ध्यान रखोगे। अब देखो, मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए वैल्यू लिखी है, मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 7 के लिए नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस हैं वो कौन सा पाथवे फॉलो करती है। पिछली क्लास हमने समझाया था कि जो मोस्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? ऑक्टाहेड्रल हमारा सबस्ट्रेट है। हमने बताया था कि ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन है वो कौन सा पाथवे फॉलो करती है? एसोसिएटिव या डिसोसिएटिव? बोलो। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ना कि मोस्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉलो व्हाट? डिसोसिएटिव पाथवे और एसोसिएटिव पाथवे। बोलो, डिसोसिएटिव पाथवे फॉलो करती है या एसोसिएटिव? डिसोसिएटिव ना, तो एसोसिएटिव की वैल्यू मैं क्यों लिखूं बाद में, ठीक है, उसको भी मुझे याद करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। इसलिए मैंने क्या लिखा? और जब डिसोसिएटिव होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 5। इसलिए मैंने 5 वाले के लिए लिखा है, 7 वाले के लिए मैं नहीं लिख रहा हूं। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहीं से, मोस्टली यही हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे। इसलिए मेनली हमने किसके बारे में लिखा है? डिसोसिएटिव के बारे में लिखा, क्योंकि डिसोसिएटिव अगर होगा तो क्या बनेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 5। तो उसके लिए वैल्यूज हमें पता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि एसोसिएटिव वाला भी लिखना है तो मैं उसको भी लिखवा दूंगा, ठीक है। बट आप ज्यादा डेटा जब याद करोगे ना तो आपको ज्यादा कठिन लगेगा। हालांकि उसमें भी ज्यादा सिमिलरिटी ही है, ऐसे ही है, बट इससे डिफरेंट है वैल्यू जो। खैर, पहले यहां से मैं आपको सिखाता हूं कि यहां से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप। आपके पास ये डेटा है। अब देखो, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बोला था
कि अगर CFAE पॉजिटिव हुआ, यहां जो वैल्यू लिखी अगर वो पॉजिटिव है तो क्या है, लेबाइल। यहां आगे मैं लिखता हूं, यही बोला था मैंने, अगर ये पॉजिटिव यहां पे है तो लेबाइल, अगर ये वैल्यू जो है जीरो या नेगेटिव है, सॉरी जीरो या पॉजिटिव, जीरो या पॉजिटिव है तो लेबाइल, पॉजिटिव तो लेबाइल, यही तो पीछे समझाया था। और अगर ये नेगेटिव है तो क्या होगा, इनर्ट। तो बस यहीं से आप देख लेना, जहां पर वैल्यू पॉजिटिव वो लेबाइल, जहां पर वैल्यू जीरो वो लेबाइल, जहां पर वैल्यू नेगेटिव वो हमारा इनर्ट हो जाएगा। अब मोर द पॉजिटिव वैल्यू, जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतना ज्यादा लेबिलिटी, तो आप कंपेयर भी कर सकते हो, मोर द लेबिलिटी, ठीक है, मोर द नेगेटिव वैल्यू मोर द इनर्टनेस। बस ये फॉलो करना है आपको, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। तो जो इधर वैल्यू लिखी है ना, ये बस इसको ध्यान रख लेना कि कहां पे पॉजिटिव आ रही है, कहां पे नेगेटिव। जिसकी पॉजिटिव है वो लेबाइल है, जिसकी नेगेटिव है, जिसकी जीरो या पॉजिटिव है वो लेबाइल, जिसकी नेगेटिव है क्या है वो इनर्ट। जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा लेबाइल, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा इनर्ट। कर लोगे ना, पीछे समझाया तो था कि हम लोग नेगेटिव को क्या मार रहे हैं, पॉजिटिव को क्या मार रहे हैं, वही तो करना है इधर आपको। बिल्कुल बिल्कुल परेशान मत हो, मैं कई सारे एग्जांपल कराऊंगा, एग्जाम के भी क्वेश्चन करूंगा और खुद से आप सॉल्व करोगे। ध्यान से सुनो, देखो चलो एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। देखो FeH2O6 2+, हमने बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लेबाइल, बताया था ना, क्योंकि बीबीटी इसको क्या बता रही थी, जबकि इसको बीबीटी क्या बता रही थी, इनेट बता रही थी ना। अब हम CFT से चेक करते हैं क्या CFT इसको समझा पाती है कि नहीं। ये है D6, कैसा सिस्टम है, लो स्पिन की हाई स्पिन, बताओ वाटर के साथ क्या होगा, हाई स्पिन। D6 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन किसके थ्रू होती है, डिसोसिएटिव पाथवे। D6 हाई स्पिन के लिए जरा वैल्यू देखो CFA की कितनी है, देखो जरा D6 है, कितनी वैल्यू है इसके लिए, +0.57, ये है ना। देखो D6 हाई स्पिन के लिए वैल्यू कितनी है, हाई स्पिन में बोला, लो स्पिन मत देखना, वाटर है ना उधर, तो हाई स्पिन देखो। D6 हाई स्पिन के लिए वैल्यू क्या है, +0.57, क्या वैल्यू इसकी, पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन तो कर दिया, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी है कि क्या है ये लेबाइल, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी बता रही है कि क्या है ये लेबाइल, समझ गए। चलो कॉपर का देखो, हमने देखा था कि CuH2O6 2+ को, इसको इसको बीबीटी बता रही थी इनर्ट, क्या बता रही थी बीबीटी, इनर्ट। लेकिन हमने कहा कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इसका ये है कि ये लेबाइल है। तो देखते हैं CFT इस बात को बता पाती है कि नहीं। अब देखो कॉपर है ना, D9 है ना, D9 में हाई स्पिन लो स्पिन तो होता नहीं है। D9 के लिए वैल्यू देखो जरा पीछे, D9 कहां है, इधर है ना, क्या वैल्यू इसके लिए, D9 में हाई स्पिन लो स्पिन नहीं होता, दोनों इसीलिए सेम है यहाँ पे, ठीक है। क्या वैल्यू यहाँ पर, +3.14, क्या वैल्यू, +3.14, प्लस का मतलब क्या हुआ, लेबाइल या इनर्ट, प्लस का मतलब क्या हुआ, लेबाइल या इनर्ट, बोलो, यही तो लिखा है पीछे, प्लस का मतलब लेबाइल है। तो पीछे देखो, देखो प्लस है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, लेबाइल। और यही तो हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा बोलता है कि लेबाइल है, तो CFT बता तो रही कि लेबाइल है ये, समझ रहे हो ना, कर लोगे। चलो एक लिमिटेशन और थी कि कोबाल्ट को भी बीबीटी क्या बता रहा था, देखो ध्यान से, इसको भी क्या बता रहा था, ये D7 हाई स्पिन है, राइट, D7 हाई स्पिन में लिख रहा हूं, इसको भी बीबीटी बोल रहा था कि ये इनर्ट है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेटा कह रहा था कि ये लेबाइल है। CFT से बताओ क्या होना चाहिए ये, देखो जरा, ये D7 हाई स्पिन है ना, पीछे देखो वैल्यू, D7 हाई स्पिन की वैल्यू देखो, D7 है ना, ये कितनी वैल्यू इधर, +1.14, तो क्या हुआ ये, लेबाइल या इनर्ट, क्या हुआ ये, पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो क्या हुआ, लेबाइल या इनर्ट, सब लोग लिखो जल्दी से, लेबाइल हुआ या इनर्ट हुआ, ये लेबाइल हुआ ना, यही तो एक्सपेरिमेंट कह रहा था। तो CFT बता रही क्या है, ये लेबाइल।
जो CFT वही एक्सपेरिमेंटल डेटा। इसका मतलब CFT अप्लाई तो हो रही है। कर लोगे? बताओ, कर लोगे? एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं, देखो इधर। आपको याद हो तो हमने जब थर्मोडायनेमिक वर्सेस काइनेटिक का कंपैरिजन किया था, याद है? वहां पे हमने दो कॉम्प्लेक्स लिखे थे ऑक्टेहेड्रल में। एक हमने लिखा था कि MnCN6, अगर आपको याद हो, MnCN6 3 माइनस, इसको हमने 614Cn माइनस से रिप्लेस किया था, राइट? हमने यहाँ पे बनाया था MnCN6 14 3 माइनस प्लस 6Cn माइनस। और हमने यही भी लिया था क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स CrCN6 3 माइनस प्लस 6 14Cn माइनस। और यहां हमने बनाया था CrCN6 14 3 माइनस प्लस 6Cn माइनस। और हमने एक चीज लिखा था यहाँ पे कि यहाँ जो हाफ लाइफ थी, आपको याद हो अगर तो कॉपी में देख लो पीछे, यहां मैंने लिखा था पहली रिएक्शन में हाफ लाइफ लिखा था मैंने 1 आर, और सेकंड में हमने लिखा था हाफ लाइफ कितना लिखा था हमने? 24 डेज, ऐसा कुछ लिखा था ना। इसका मतलब दूसरा वाला क्या है? ज्यादा इनर्ट है, पहला वाला क्या है? कम इनर्ट है। ये तो मतलब हुआ ना 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 ना, कुछ बताएगा नहीं बेटा उसमें। आपको वो बोलेगा इनर्ट है कि लेबाइल है। आपको करना किससे है? बीबीटी से नहीं करना, आपको इससे करना है। ठीक, ठीक है। अब यहां से देखो, इसमें जो रेट है क्या है? स्लो, हाफ लाइफ कम है यहाँ पे, यहाँ हाफ लाइफ क्या है? ज्यादा। इसका मतलब ये लेस इनर्ट है, ये मोर इनर्ट है। जरा CFT से सॉल्व करते हैं इसको। देखो इधर, ये मैग्नीज है ना, मैग्नीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है? D4 साइनाइड के साथ क्या होगा? ये लो स्पिन। D4 लो स्पिन की वैल्यू देखो जरा कितनी है। देखो इधर, D4 लो स्पिन, देखो D4 है ये हाई स्पिन के लिए है। लो स्पिन की वैल्यू कितनी है? -1.43। यहां मैं लिख लूं -1.43। इसके लिए जो वैल्यू है -1.43 है। दूसरा देखो, क्रोमियम 3 है, ये है D3। D3 में हाई स्पिन लो स्पिन तो होता नहीं। D3 की वैल्यू देखो कितनी है, देखो D3 में जरा, ये D3 है ना, कितनी वैल्यू है यहाँ पर? -2.0। हाई स्पिन लो स्पिन थोड़ी होता है। अरे चलो लो स्पिन में ही देख लो आप, वैसे लो स्पिन होता नहीं, ठीक है। -2.0, चलो इसकी लिख देते हैं -2.0, -2.0। जरा इन दोनों को चेक करके बताओ। देखो माइनस वैल्यू है, इसका मतलब दोनों के दोनों इनर्ट हैं, बोथ आर इनर्ट। ज्यादा इनर्ट कौन है इसमें? दोनों में कौन ज्यादा इनर्ट है? क्रोमियम वाला कि मैग्नीज वाला? वैल्यू तो देखनी है, क्रोमियम वाला, क्योंकि इसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, इसलिए क्या है? ये मोर इनर्ट। और इसकी नेगेटिव वैल्यू कम है, इसलिए क्या है? लेस इनर्ट। तो अगर आपको ये नहीं पता, CFT यही तो बता रही है आपको। और देख लो, यहाँ हाफ लाइफ क्या है? कम, यहाँ हाफ लाइफ क्या है? ज्यादा। तो जो एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारे पास है, CFT बता तो रही है उसको। तो आप अगर ये नहीं पता होता कि T 1 आवर है, T जो है 24 डेज है, तो आप इससे भी तो बता सकते हो। इससे क्या पता चल रहा है कि ये वाला ज्यादा इनर्ट है, ये वाला कम इनर्ट है। इसकी हाफ लाइफ ज्यादा होगी, इसकी हाफ लाइफ कम होगी। देख लो, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। आपको ना याद हो तब भी बोल सकते हो ना कि ये वाला ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा। तो CFT से बता तो ले रहे हैं ना हम लोग कि ज्यादा इनर्ट है कि कम इनर्ट है। कर लोगे? बस वैल्यूज ध्यान रखना, जितनी ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा लेबाइल, जितनी ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा इनर्ट। हाई स्पिन लो स्पिन पहचानना आपको आना चाहिए लेकिन, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होगा कि लो स्पिन होगा। बताओ, कर लोगे? कर लोगे ना? अभी तो टेबल आपके पास है, ये भी तो पीछे देख ही सकते हो आप, पीछे जाके। और ये क्वेश्चन नेट में तो आया, ये क्वेश्चन गेट में आ चुका है पहले, गेट या नेट में।
अभी मैं करवाता हूँ गेट या नेट, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, बट नेट या गेट में से किसी में आया है ये। तो आपको ये सब थोड़े एग्जाम में दिया था, आपको ये दिया था कि इन दोनों में से कंपेयर करो, तो ये लो स्पिन है, ये लो स्पिन है, ये D4 है, ये D3 है, D4 की वैल्यू इतनी होती है, D3 की वैल्यू इतनी होती है, जो ज्यादा नेगेटिव मोर इनेट, जो कम नेगेटिव लेस इनेट, बस करवा रहे क्वेश्चन, परेशान मत हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको, देखो इधर, चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेट में ही जो आया है वही करते हैं, ठीक है। चलो आराम से करना, गलत मत करना। ये कब का क्वेश्चन है? ये है गेट में कभी आया है, एग्जैक्टली मुझे टाइम नहीं पता, आई मीन ईयर नहीं पता है, ठीक है, तो गेट में आया था ये। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अब थोड़ा सा अपनी दिमाग की बत्ती जलाना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन gives kinetically inert octahedral complexes, ठीक है। चलो देखते हैं कितना सही करते हो। पहला कॉन्फ़िगरेशन है T2G6 EG0, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है T2G5 EG0, अगला है T2G3 EG1 और अगला है T2G6 EG4। जो डेटा पीछे दिया है ना वही देखो, उसी से करना। T2G देखो, T2G6 E0 का मतलब क्या है? ये D6 लो स्पिन, ये तो समझ में आ रहा है ना, D6 लो स्पिन है, क्लियर नहीं दिख रहा है? इंटरनेट इशू होगा बेटा, देखो बाकी लोग को भी क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? T2G6 EG0, अगला है T2G5 EG0, ये क्या है? D5 लो स्पिन है। T2G3 EG1 का मतलब क्या है? ये D4 हाई स्पिन है। अब इतना तो आता ही होगा ना। T2G6 EG4 का मतलब क्या है? D10 है। तो D6 लो स्पिन, D5 लो स्पिन, D4 हाई स्पिन, D10 ये दिया है। पीछे जरा डेटा से मैच कराओ, देखो इधर D6 लो स्पिन देखो क्या है यहाँ पे वैल्यू, ये बहुत आसान है, ठीक है। D6 लो स्पिन देखो, ये D6 है ना, हाई स्पिन की वैल्यू ये है, लो स्पिन की वैल्यू कितनी है? -4.0, यहाँ पीछे लिख लेता हूं मैं, -4.0, -4.0। D5 लो स्पिन देखो, मुझे याद है, ठीक है, मैं पूरी वैल्यू लिख देता हूं अपने मन से, 0 पॉइंट पीछे देख लेना, ये लिखा 0.86। D4 हाई स्पिन में देखना लिखा है +3.14 और D10 में लिखा है 0। बता दो जरा कौन ज्यादा इनेट है? दो लोग इनेट है ना, पहला और दूसरा, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में किसी एक को सिलेक्ट करना होगा तो कौन सा सिलेक्ट करोगे? जो ज्यादा इनेट है ना, तो कौन ज्यादा इनेट है? हो गया, मतलब वो अगर आपको पता है तो आप कर लोगे क्वेश्चन, समझ रहे हो? अब हाई स्पिन जहां लिखा हो उसका डेटा हाई स्पिन वाले में देखना, जहां लो स्पिन लिखा हो उसका डेटा लो स्पिन वाले में देखना, बस, है ना? हाँ फर्स्ट ऑप्शन होगा, है ना? तो पहला हमारा आंसर हो गया। तो जरूरी थोड़ी कि कॉम्प्लेक्स बना के दे, आपको ऐसे भी दे देगा कॉन्फ़िगरेशन। वैसे कॉन्फ़िगरेशन देने का मतलब क्वेश्चन को आसान कर दिया है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स देता तो थोड़ा आप कंफ्यूज होते कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना? अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन दे देगा तो आसान हो गया आपके लिए पहचानना हाई स्पिन लो स्पिन। अगर वो कॉम्प्लेक्स देता, लिगेंड चेंज करता, तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल होता। ये तो बहुत इजी था क्वेश्चन, क्योंकि जब वो लिगेंड बदलेगा, मेटल बदलेगा, तो फिर आपको दिमाग चलाना पड़ेगा ना कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना? तभी तो आप प्रॉपरली जो है आंसर निकाल पाओगे ना भैया।
तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब आगे चलूं, मैं इसमें आगे पढ़ाऊं। एक क्वेश्चन और करा दूं। चलो, ये है गेट 2002, गलत मत करना, ठीक है। लेबिलिटी ऑफ आयंस Cr2 plus Mn2 plus and V2 plus should follow the order, लेबिलिटी चेक करनी है आपको, जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतनी ज्यादा लेबिलिटी, शुड फॉलो द ऑर्डर। अब लिगेंड आपको नहीं दिया हुआ है, तो जब भी ध्यान सुनो, अगर लिगेंड ना दिया रहे तो क्या सोचोगे आप? लिगेंड अगर ना दिया रहे तो मान लेना कि एक्वस मीडियम है, ठीक है। अगर लिगेंड नहीं मेंशन है तो क्या मान लेना? वाटर होगा उसके साथ, सबसे कॉमन सॉल्वेंट वही है, तो एक्वस मीडियम मान के कर लेना इसको, अपने मन से कोई दूसरा लिगेंड मत लगाना। तो पहला ऑर्डर है Cr2 Mn2 V2 प्लस, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है Mn2, और ये भी जल्दी में भी क्वेश्चन आया था शायद, मुझे लगता है जल्दी के किसी एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ये काफी पुराना क्वेश्चन है, ये है गेट 2002 का, ठीक है, गेट 2002। अभी इनेटनेस लेबिलिटी खत्म नहीं हुआ है, और है इसमें, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे वो भी। Mn2 प्लस Cr2 प्लस B2 प्लस, सी देखो Mn2 प्लस B2 प्लस Cr2 प्लस, डी देखो V2 प्लस Cr2 प्लस Mn2 प्लस। आराम से सॉल्व करो, फिर बताओ आंसर क्या होगा इसका, कौन सा करेक्ट है इसमें। ध्यान से करो, ध्यान से, इतनी जल्दबाजी क्या है? अरे वाटर का मतलब हाई स्पिन है सब भाई, वाटर के साथ सब हाई स्पिन ही होते हैं ना, तो Cr2 प्लस हाई स्पिन हुआ, Mn2 प्लस हाई स्पिन हुआ, V2 प्लस हाई स्पिन हुआ। जरा मुझे वैल्यूज बताओ, ये है D4 हाई स्पिन, ये है D5 हाई स्पिन, ये है D3 हाई स्पिन। मुझे बताओ CFA की वैल्यूज क्या है इसके लिए, लिखो जरा कमेंट में, CFA की वैल्यूज क्या क्या है। Cr2 प्लस D4 के लिए कितना है? पहले एक बार टेबल देखना तो जान जाओ आप, मुझे भरोसा तो हो जाएगा आप टेबल देख पा रहे हो। हाई स्पिन में देखना, देखो D4 के लिए वैल्यू कितनी है? प्लस 3.14। D5 के लिए क्या है? 0। D3 के लिए कितना है? माइनस 2.0। तो सबसे ज्यादा लेवाइल कौन हुआ? सबसे ज्यादा लेवाइल हुआ क्रोमियम। उससे कम लेवाइल कौन हुआ? मैग्नीज। उससे भी कम लेवाइल कौन हुआ? वेनेडियम। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। कर लोगे? आसान है, कर लोगे ना? और अभी ये खत्म नहीं हुआ, ठीक है, अभी तो मैं आपको थोड़ी सी चीज बताया हूं, लेकिन हाँ, ये जो आपने जो टेबल देखा है, इससे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन वाले, ठीक है। मेन ग्रुप के लिए या फिर नॉन ट्रांजिशन मेटल के लिए कॉन्सेप्ट नहीं लगाना आपको, ये टेबल नहीं फॉलो करना, ध्यान सुनो मेरी बात। ये जो टेबल है, इस इसको कब यूज करोगे आप? जब आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में इनर्टनेस और लेविलिटी बताओगे, उसमें भी ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल का मतलब जिनके पास डी ऑर्बिटल जो है क्या हो? पार्टली फिल्ड। जो नॉन ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जैसे कैडमियम हो गया, जिंक हो गया, मरकरी हो गया, या फिर जैसे आप बात करो नॉन ट्रांजिशन मतलब मेन ग्रुप मेटल्स ना, एल्युमिनियम, गैलियम, उनमें सब में ये टेबल मत फॉलो करना। क्यों? क्योंकि सीएफएससी उसमें कहां होती है? मेन ग्रुप में सीएफएससी होती है क्या? नहीं। ये टेबल बेस्ड किस पे है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजर एनर्जी पे बेस्ड है। तो मेन ग्रुप के लिए नॉन ट्रांजिशन मेटल की टेबल का यूज मत करना, क्योंकि सीएफएससी मेन ग्रुप में थोड़ी होती है, नॉन ट्रांजिशन मेटल में थोड़ी सीएफएससी होती है। ये किसके लिए यूज करोगे आप? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो गलती से दूसरा कुछ मत लगा देना, किसी और के लिए यूज कर लो, ठीक है। समझ रहे हो ना?
और एक चीज यहां ध्यान रखना, ये किसके लिए यूज करोगे आप? 3D सीरीज के लिए, क्योंकि हाई स्पिन लो स्पिन किसमें होता है? 3D में। 4D 5D में तो सिर्फ लो ही स्पिन होता है। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। ये जो दिया गया है 3D सीरीज के लिए बेसिकली आप यूज करना, वैसे सबके लिए, बट 3D के लिए यूज करना। क्यों? क्योंकि हाई स्पिन लो स्पिन तो 3D में होता है, 4D 5D तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो उनके लिए तो मतलब ही नहीं इसका कोई। ठीक है ना? अब बताओ आगे और पढ़ोगे आज, या फिर यहीं पे खत्म करता हूं, कल फिर से आगे कंटिन्यू करूंगा? बोलो, आगे और पढ़ाऊं या कल कल पढ़ोगे? टेबल 2-3 बार कॉपी में लिखना, जिससे आपको याद हो जाए। ठीक, एक दो चीजें मैं लिख देता हूं उसमें, देखो 5 मिनट रुको, ठीक है? एक दो चीज समझा देता हूं, कल हम नॉन टेंशन पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, थोड़ा देख लो, थोड़ा 10 मिनट और पढ़ लेते हैं उसके बाद। अब देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप मुझे बताना लेबिलिटी ऑफ M3 प्लस लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस शुड फॉलो, या ऐसे लिखो फॉलो द ऑर्डर, ध्यान सुनो, फॉलो द ऑर्डर। आप लिखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो जितने भी मेटल आयन मैं लिख रहा हूं सारे के सारे लो स्पिन में है। आप समझ लो पहले क्वेश्चन क्या है। जितने भी मेटल आयन मैं लिख रहा हूं सारे के सारे लो स्पिन है। जो लो स्पिन हो सकते हैं, जो नहीं हो सकते उनकी बात जाने देना, राइट? लो स्पिन कौन कौन नहीं होता? D1 D2 D3 D8 D9 D10, ठीक है? तो उनको वो लो स्पिन नहीं होते हैं, लेकिन D4 D5 D6 D7 में लो स्पिन होता है, इसलिए उनके बारे में ध्यान रखना। तो मैं लिख रहा हूं इधर Mn3 प्लस कोबाल्ट 3 प्लस क्रोमियम 3 प्लस आयरन 3 प्लस, ये सब लो स्पिन है, ठीक है? सब लो स्पिन है ये। वेनेडियम 3, वेनेडियम तो लो स्पिन होगा नहीं। टाइटेनियम 3। जरा मुझे बताओ कि अगर ये मेटल कटायन, तो ये तो लो स्पिन होगा नहीं, इसको जाने दो। मान लेते हैं ये सारे लो स्पिन है, वो हाई स्पिन ही होगा, क्योंकि लो स्पिन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसमें, ठीक है? तो आप मुझे बताओ इनमें से कौन से आयन का कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा इनर्ट होगा, और कौन से कॉम्प्लेक्स का आयन सबसे ज्यादा लेबाइल होगा? ठीक है, सब क्या है? ये ऑक्टाहेड्रल है सारे। तो देखो Mn3 प्लस क्या है? D4 है। कोबाल्ट 3 प्लस क्या है? D6 है। क्रोमियम क्या है? D3 है। आयरन क्या है? D5। जरा वैल्यूज लिखो इनकी क्या क्या है। सारे लो स्पिन है। और ये क्या है? वेनेडियम 3 D2 है, ये क्या है? D1 है। पीछे देख के वैल्यूज लिखो जल्दी, और फिर बताओ सबसे ज्यादा इनर्ट कौन है, सबसे ज्यादा लेबाइल कौन है? कोबाल्ट 3 प्लस के लिए कितनी है? -4.0। D3 के लिए कितना होता है? -2.0। D5 के लिए कितना होता है? -0.86। इसके लिए कितना होता है? -1.43। D2 के लिए कितना होता है? +1.14। D1 के लिए कितना होता है? 0.57। तो सबसे ज्यादा इनर्ट कौन हुआ? कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन सबसे ज्यादा इनर्ट होगा जब लो स्पिन होगा? तो कोबाल्ट का, है ना? राइट? तो अगर इनर्टनेस का ऑर्डर लिखोगे तो क्या आएगा? कोबाल्ट 3 प्लस, उससे उससे कम इनर्ट कौन होगा? कोबाल्ट 3 प्लस, उससे कम कौन होगा? क्रोमियम। उससे कम कौन होगा? मैग्नीज। उससे कम कौन होगा? आयरन। उससे भी कम कौन होगा? टाइटेनियम। सबसे कम कौन होगा? वेनेडियम। ये किसका ऑर्डर होगा? इनर्टनेस का। लेबिलिटी का ऑर्डर लिखना होगा तो उल्टा लिख देना, है ना? सिंपल है, कर लोगे ना? अब यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा सकता है कोई? वो तो आपको ये लेकिन ध्यान सुनो, मैंने तो यहाँ पे लो स्पिन लिख दिया है, आपको ये पहचानना आना चाहिए लो स्पिन कब होगा वो, ठीक है? तभी कर पाओगे आप। कर लोगे ना? चलो, अब एक चीज और ध्यान रखो, जब भी, ध्यान सुनो मेरी बात,
जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स में कंपेयर करना, देखिए दिमाग में बैठा के रखना कि अगर दो कॉम्प्लेक्स में आप सीएफएससी की बेसिस पे ये कैलकुलेट कर रहे हो तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रखना, सेम। ठीक है, ध्यान सुनो मेरी बात। अगर दो कॉम्प्लेक्स में आपको बोल रहा हूं कि ये लेवाइल ज्यादा होगा कि ये ज्यादा लेवाइल होगा, ये ज्यादा इनर्ट होगा, ये ज्यादा इनर्ट होगा, तो ये तब करना जब दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो। दोनों या तो +2 में हो, दोनों या तो +3 में हो, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखना क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने पर बॉन्ड डिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ जाती है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने पर डेल्टा वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो जब सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तभी तो इस डेटा से कंपेयर कर पाओगे ना आप। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तभी तो डेटा से कंपेयर कर पाओगे। अगर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, एक की ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, तो +3 वाले का तो डेल्टा वैल्यू हमेशा ज्यादा ही आएगा। तो आप कुछ भी कर लोगे उसमें ज्यादा ही वैल्यू आएगी। तो डेटा से मैच मत कराना उस समय, डेटा से कम मैच कराओगे जब दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, सेम हो, कम। देखो इसलिए मैंने सब कुछ +3 में लिखा है इधर, मैंने किसी को +2 में नहीं लिखा। समझ रहे हो? तो जब भी कंपेयर करना दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होनी चाहिए, राइट। अगर मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ना हो, फिर मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेम हो लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट ना सेम हो, मतलब ध्यान सुनो, देखो इधर फिर क्या होगा, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेम है, राइट। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब सेम डीएन कॉन्फ़िगरेशन, सेम डीएन कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन आप सेम लोगे तो सीएफई तो सेम ही दिखेगी आपको। तो उस केस में क्या करना है, मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर द इनर्टनेस। क्योंकि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बॉन्ड उतना क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गर। जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा कॉम्प्लेक्स उतना क्या होगा, इनर्ट। मोर द इनर्टनेस। जैसे देखो, देखो ध्यान से, CrH2O6 3+ है, D3 है ये। वेनेडियम H2O6 3+ है, 2+, सॉरी ये भी D3 है, दोनों में D3 है। तो अगर आप डेटा से देखोगे वहां पीछे जाके तो दोनों हाई स्पिनेज, दोनों में क्या दिखाई देगा आपको, यही वैल्यू दिखाई देगी ना। बट एग्जैक्टली ये नहीं होता, इसकी ज्यादा होती है। तो ये लिखना इनर्टनेस का ऑर्डर, ठीक है। या सिंपल कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम आएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेना, ठीक, समझ गए। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेटिवली इनर्ट होगा, ठीक। हाँ, Cr3+ इज मोर इनर्ट। और देखो इधर, देखो इधर एक एग्जांपल और दिखाता हूं इधर, FeH2O6 3+, देखो इधर, और MnH2O6 3+, सॉरी 2+, ये भी D5 है, ये भी D5 है। अभी किसकी इनर्टनेस ज्यादा होगी, या लेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी। यहां देख लो, यहां लेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, +2 वाले की। इनर्टनेस किसकी ज्यादा होगी, +3 वाले की। समझ गए। तो जब दो कॉम्प्लेक्स अलग अलग, ध्यान सुनो मेरी बात, जब दो कॉम्प्लेक्स अलग अलग हैं, दोनों में एक में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, एक में ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, और दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो हायर वाला ज्यादा इनर्ट होगा, लोअर वाला कम इनर्ट होगा। ध्यान रखना इसे। बाकी सीएफए की बेसिस पे जो कंपेयर करना उसमें देख लेना सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होनी चाहिए, ठीक है। पहले बताओ मैं जो बोलना चाह रहा हूं आप समझ पा रहे हो। सीएफए की टेबल का यूज करते समय कि ध्यान रखना कि जब कॉम्प्लेक्सेस में कंपेयर करोगे कौन ज्यादा इनर्ट है कौन ज्यादा लेवाइल, तो ये ध्यान रखना कि दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होनी चाहिए, राइट। और दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स सेम पीरियड के होने चाहिए, मतलब या तो 3D सीरीज का हो, या तो 4D सीरीज का हो, या तो 5D सीरीज का हो। ऐसा नहीं कि 3D को 4D कंपेयर कर देना। 4D 5D ऑलवेज ज्यादा इनर्ट होता है 3D से, चाहे कुछ भी कर लो आप, ठीक है। हम आगे पढ़ाएंगे उसके बारे में कि 3D 4D 5D में देखना है। तो कहीं लिख लो, दो चीजें ध्यान रखनी है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए और सेम पीरियड का मेंबर, तब कंपेयर करना, ठीक है। और बाकी अगर अलग अलग है तो सिंपल क्या करना, आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक है मतलब अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाए तो फिर क्या देखना, ऑक्सीडेशन स्टेट। मान लो दोनों D6 हो जाए या दोनों D5 हो जाए तो CFA की वैल्यू तो आपको सेम लगेगी। उस समय देख लेना कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है वो ज्यादा इनेट होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है वो कम इनेट होगा, है ना।
कर लोगे? बोलो हो जाएगा ना? तो बस ठीक है, अब हम लोग इतना रिवीजन करके ठीक से आना, और इतने से अभी तक जो नेट में क्वेश्चन आए हैं वो आपके लगभग 90% क्वेश्चन नेटनेस एबिलिटी के हो जाएंगे। जो 1-2% बचता है कल की क्लास हम पढ़ेंगे, उससे वो भी हो जाएगा। ठीक है, बस वो टेबल याद रखना, बस 2-3 बार कॉपी में लिखोगे आपको टेबल याद हो जाएगा। जैसे मुझे याद हो गई वैसे आपको भी याद हो जाएगी। और वैसे भी पहले हाफ का दूसरा हाफ रिफ्लेक्शन ही तो है। अगर आपको पहले पांचों याद हैं तो बाकी पांचों तो वही है, बाद वाला ही है ना। तो कल हम और क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और ध्यान रखो ये किसके लिए हमने जो टेबल बनाई, किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, नहीं तो टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लान में लिख दो उसको। मैंने वहां लिखा सबस्ट्रेट हमारा क्या था? ऑक्टाहेड्रल था। हाँ बेटा फिक्स है, 8 बजे से इवनिंग में होती है कोऑर्डिनेशन और मॉर्निंग में होती है बाय इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो कल हम लोग बाकी चीजें पढ़ेंगे इसके बारे में। और कल आप टेबल याद करके आना ठीक से, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, आप सारे क्वेश्चन एग्जाम के कर लोगे, कुछ नहीं करना आपको, सब सॉल्व हो जाएगा आपसे। अब लेकिन इतना तो आपको पता होना चाहिए ना कि लो स्पिन क्या है, हाई स्पिन क्या है। इसकी कुछ लिमिटेशंस है थियरी की, वो मैं कल क्लास में खत्म कर लूंगा। कल हम लिमिटेशन भी कंप्लीट कर लेंगे, नॉन ट्रांजिशन मेटल में कैसे बताते हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे, और जो नेट में क्वेश्चन आया है, गेट में क्वेश्चन है, वो भी सारे कर लेंगे हम। तो कल ये नेटनेस लिबर्टी वाला चैप्टर, मतलब ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अच्छे से अपना ध्यान रखो, कल मिलते हैं हम लोग। ठीक, पढ़ के आना एक बार जरूर, जिससे जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लगे कि आप पढ़ के आओ। ठीक है ना? अब कुछ तो बोलो भैया, यस नो। राइट, ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, ध्यान रखना अपना सारे लोग। सुबह मिलते हैं, सुबह हम लोग पढ़ेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन में क्या पढ़े थे हम लोग? फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन पढ़ना है, उसके बाद हमें पढ़ना है ब्लू कॉपर प्रोटीन्स। ठीक है, तो फेरेडॉक्सिन में भी कुछ चीजें बची हैं, वो हमें पढ़ना है, उसके बाद ब्लू कॉपर प्रोटीन्स। टेट्राहेड्रल के लिए आगे काहे परेशान हो? टेट्राहेड्रल के लिए आगे आएगा, परेशान मत हो उसके लिए, ठीक है। राइट, जो नहीं अभी आया वो आगे आएगा। ठीक है, ओके, टेक केयर एंड गुड नाइट।